स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। इसमें हम लोग अलग अलग जो फीचर्स हैं उसको देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें पहले कि हमारा जो देश है उसमें जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरीके का है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास। जब हमारे जो संविधान निर्माता थे, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उनके पास दो ऑप्शन थे, एक था ब्रिटेन का ऑप्शन और एक था यूएसए का ऑप्शन। उन लोगों ने ब्रिटेन वाले ऑप्शन को चुना और उसमें अपने हिसाब से, यहाँ के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको बदलाव करके यहाँ पर लागू किया। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या है, यूएसए में, कि वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें, जहां से ये संविधान, ये वाला जो फॉर्म है वो इंस्पायर्ड है, तो वहां पर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें जो भूमिका होती है वो प्रधानमंत्री की काफी ज्यादा मात्रा में भूमिका होती है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, अगर हम लोग अपने देश इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी जो हेड है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, तो प्रधानमंत्री जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण पद है। तो इसलिए चूंकि प्राइम मिनिस्टर का इंफ्लुएंस इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए इसको जो है अब एक और नाम से जाना जाने लगा है, और वो नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके कौन कौन से नाम हो गए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको हम लोग प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और मॉडल, एक और नाम है जिससे हम लोग इसको जानते हैं, वो है वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये एक ब्रिटिश टर्म है और इसका नाम जो पड़ गया वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तीन नाम हो गए। उसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जिस तरीके से इसका जो ये बनाया गया है, ये जिस फॉर्म में वर्क करता है, उसके बेसिस पे इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, और वो नाम है रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें अलग अलग तरीके के इसके जो प्रोविजंस है वो भी हम लोग इसके जो फीचर्स है उसको देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसका जो बेसिस है, पूरा जो लेआउट है, वो ही बेस्ड है किस चीज पे, कॉपरेशन पे। ये किस चीज पे, कॉपरेशन पे, आपसी तालमेल के, आपसी सहयोग के। और सहयोग किसके किसके बीच में, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट है उसके तीन ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। तो यहां पर चूंकि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में हम लोग जुडिशियरी को भी साइड करते हैं और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात करते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, किस चीज पे इंफेसाइज करता है, वो इंफेसाइज करता है बिटवीन कॉपरेशन, आपसी सहयोग बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका और विधायिका के बीच आपसी तालमेल पे ये फोकस करता है। कौन करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इसमें दो हेड होंगे, प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल हेड। रियल हेड यानी कि एक जो असल प्रमुख होंगे राष्ट्र के, और एक होंगे नाम मात्र के प्रमुख यानी कि नॉमिनल प्रमुख। तो किसका किसका प्रेजेंस हो जाएगा, रियल और नॉमिनल हेड का, इस दोनों का। अपने देश के अगर कंस्ट्रक्ट में बात करें तो रियल हेड जो होंगे, जो रियली में वर्क करते हैं, यहाँ पर रियली में जिन पे ऊपर इंफेसिस रहता है, वो होंगे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और अगर हम लोग नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र के जो प्रमुख है उनकी बात करें तो अपने देश के कंटेक्स्ट में वो है राष्ट्रपति। उनके नाम पे सारा कार्य किया जाता है, लेकिन करते कौन है, तो प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री कौन है, रियल हेड होंगे, और राष्ट्रपति कौन होंगे, तो नॉमिनल हेड होंगे। दूसरी बात करते हैं, यहां पर क्या है कि
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी इस यहाँ वाले जो गवर्नमेंट, यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका फीचर है। क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि जो विधायिका के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, मिनिस्टर्स ही जो है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं। तो लेजिस्लेचर के जो सदस्य हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है कि पार्लियामेंट में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें दो टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है कि अगर अपने सिर्फ विभाग की ही अगर बात करें तो वो मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने विभाग के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, उसके लिए ही जिम्मेवार होते हैं अगर उसमें किसी भी तरीके के अच्छे या बुरे काम होते हैं तो। लेकिन अगर पूरे गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, यानी कि अगर सरकार के खिलाफ, किसी एक मंत्री के खिलाफ, या इसमें अगर एक एज ए होल समूह की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो गिर जाती है। और इसी से ये पता चलता है कि इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पास हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके जितने भी कैबिनेट के सदस्य होंगे, जितने भी उनके मंत्रीगण होंगे, वो सारे इसको कलेक्टिवली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो रिजाइन देंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। तो इस तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। इस तरह हालांकि एक जो ब्रिटेन से हम लोगों ने भले ही इसको लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन डिफरेंस क्या है ब्रिटेन से, हम लोग नोट में इसको लिख सकते हैं। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन के जो हेड है, ब्रिटेन्स हेड ऑफ द स्टेट, ब्रिटेन्स हेड ऑफ द स्टेट और इंडियाज हेड ऑफ द स्टेट, इंडियाज हेड ऑफ द स्टेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ब्रिटेन के जो हेड ऑफ द स्टेट है उनका जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी है, हेरिडेटरी है, ये हेरिडेटरी है। लेकिन यहां क्या है? इलेक्टेड, इलेक्टेड है। ब्रिटेन के जो हेड ऑफ द स्टेट वो हेरिडेटरी है और इंडिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है? इलेक्टेड है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि नॉमिनल हेड, वो कौन होते हैं? वहां की रानी होती है, वहां की क्वीन होती है। और क्वीन जो वहां का जो प्रथा है उसके हिसाब से कि वो हेरिडेटरी पोस्ट है, यानी कि उनके बाद उनके ही वंश का कोई वहां पर वो इस पोस्ट को ग्रहण करेगा। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम लोग इलेक्ट करते हैं, उनको चुनाव करते हैं। और इसीलिए हमारे देश में और ब्रिटेन में भले ही दोनों जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर इस बेसिस पे यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं तो इनके बाद किसी जो दूसरे व्यक्ति का चुनाव होगा वही इस पोस्ट पर आ सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि रामनाथ कोविंद के बाद उनके पुत्र जो है वो इस पोस्ट पे एलिजिबल हो जाएंगे या इस पोस्ट पे खुद ब खुद आ जाएंगे, इन केस जस्ट लाइक ब्रिटेन। तो इसलिए हम लोग इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के बीच क्या है? माइन्यूट डिफरेंस है। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर में हम लोग क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट का जो सोवरेन पावर है, जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है वो, और जुडिशियल जो सुप्रीमेसी है, जुडिशियरी की सुप्रीमेसी, उन दोनों के बीच में किस तरीके से बैलेंस बनाया गया है हमारे संविधान में, उस चीज को लेकर के नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। मिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री sovereignty and judicial supremacy, इन दोनों के बीच का जो मिक्सचर है ये हमारे संविधान में डाला गया है। मिक्सचर किसका किसका? तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी। सोवरेनिटी के बारे में हम लोगों ने प्रीएम्बल चैप्टर में पढ़ा था, संप्रभुता, यानी कि पावर टू डिसाइड ऑन इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। तो ये पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, इस दोनों का मिक्सचर है हमारे संविधान में। अब ये क्या है
कि पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी जो है ना, ये सिर्फ ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसके पास पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी है, लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है, यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी है लेकिन पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी नहीं है। हमारे देश में क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डेलिकेट मैनर में इस पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी को और जुडिशियल सुप्रीमेसी को, दोनों को क्या किया, दोनों को हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया, ताकि दोनों के एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो सके और क्या हो कि दोनों फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ सके। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हमारे संविधान में भले ही अलग अलग जगहों से प्रोविजन को लिया गया है, उसको उससे इंस्पायर होकर के हमारे संविधान में डाला गया है, लेकिन उसको अपने देश के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है कि हमारे यहाँ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ जो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है, हमारी जो अलग अलग लोकेशंस पे, उसको कहीं भी ये हैम्पर ना करे हमारे देश को। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों का क्या किया गया है, मिक्सचर लिया गया है, दोनों के लिए स्पेस छोड़ा गया है ताकि दोनों के पास अपना अपना प्रोविजन जो है उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा सके। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी की बात करें तो पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी में क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, और इधर अगर जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करें तो जुडिशियल सुप्रीमेसी के केस में क्या देख सकते हैं, कोर्ट्स पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ void by using the judicial review, अब ये जुडिशियल रिव्यू जो है, इसके बारे में एक बेसिक एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर फैक्चुअल, कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन करना जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू। अब हम लोग देखते हैं हमारे देश में क्या प्रोसीजर है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, तो जुडिशियरी जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली को, इसके जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली ये लीगल है या नहीं है, उस चीज को क्या करती है, चेक करती है। इस चेक करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। यही क्या है, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसीजर है, इसी को कहते हैं कि संविधान जो निर्माण हो रहा है वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रोविजंस, जो बेसिक फीचर है हमारे संविधान के, उसको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। अगर वो डिस्टर्ब न करते हुए, ये सारे फंक्शन को ओबे करते हुए अगर कोई कानून बनाया गया है तो वो ओके है, उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर उस चीज में से किसी भी चीज को, वहां पर बेसिक फीचर्स को थोड़ा सा भी अगर परेशान करने की, बेसिक फीचर्स को थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, तो आर्टिकल 21 के तहत जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा हथियार है जिससे कि जो हमारी जुडिशियरी है, यानी कि जो कोर्ट है, वो उस लॉ को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो हमारा प्रोविजन इसमें डाला जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, उसको, उस लॉ को क्या कर सकती है, वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। वॉइड डिक्लेयर करने का मतलब उसको खत्म कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। उस लॉ को डिक्लेयर कैन डिक्लेयर एनी लॉ वॉइड, उस चीज को निरस्त करने का अधिकार हमारी जुडिशरी के पास है, हमारे कोर्ट के पास है, न्यायालय के पास है। ठीक है, लेकिन तो ये तो एक पावर हो गया कि जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जुडिशियल सुप्रीमेसी यहां पर हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको दूसरे कंसेप्ट में देखें, दूसरे कंसेप्ट में क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर है। अब ये कैसा पावर है, इसको अगर हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए कि इन्होंने इसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया, तो पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि पार्लियामेंट क्या कर दे, उस मेजर पोर्शन को, उस जो प्रॉपर जो वो पोर्शन है जिस पर कि इसने क्वेश्चन उठाया है जुडिशरी ने, उसको क्या करे, उसको बदलाव कर दे, उसमें संशोधन कर दे, उसमें अमेंडमेंट कर दे। और वो अमेंडमेंट का पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है आर्टिकल 368
जो आर्टिकल 368 है उसके तहत इसको दिया गया। और इस आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट जो है वो किसी भी कानून में बदलाव कर सकती है। तो दोनों के पास क्या है, दोनों के पास अपना अपना अधिकार है। इसीलिए क्या है हमारे देश में कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है और जुडिशियल सुपरमेसी है। लेकिन इसमें यह भी चीज दिया गया है, मेंशन किया गया है कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है वो ब्रिटेन के जितनी नहीं है, ठीक उसी तरीके से जुडिशियल सुपरमेसी जो है वो भी यूएससी की तरह नहीं है। दोनों में क्या किया, बैलेंस किया गया ताकि दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट कर सके, एक दूसरे के साथ शेयर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव वे में ये दोनों जो प्रोविजन है वो चल सके, ना कि दोनों के बीच क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। और इसीलिए इस दोनों के मिक्सचर को हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें दो प्रोविजंस को पढ़ा जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे। इसके आगे के प्रोविजंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।